economic ailments or economic woes in which Pakistan is passing through nowadays. This is really a very serious problem for Pakistan. देखें, इकोनॉमी का ताल्लुक इंसान की ज़ात से है। इंसान जब वजूद में आया, इस ग्लोब पर आया, तो जो इब्तदाई स्टेज ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस किया जाता है, उसमें इंसान का सबसे पहले इकोनॉमिक जो एक्टिविटी या एंगेजमेंट थी या प्रोफेशन था, वो था हंटिंग एंड गैदरिंग। ये जंगल से अपने खाने पीने की चीजें इकट्ठी करता था या शिकार को हंट करता था और खाता था। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, हंटिंग एंड गैदरिंग। ये एक इकोनॉमिक फेज था पहला। उसके बाद फिर जब इसने तरक्की की तो इसने सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टेज में किया कि मैं जो जंगल में घूमता फिरता हूं, मैं ये फसलें, ये दरख्त अपनी उसी घर के करीब क्यों ना उगा लूं जंगल में। इसको बड़े अरसे बाद ख्याल आया, तो लिहाजा उसको कहते हैं एग्रीकल्चर स्टेज। इसने फिर वो चीजें काश्त करनी शुरू कर दी। ये दूसरा स्टेज था। तीसरा स्टेज आता है इंसान की लाइफ में, इंडस्ट्रियल स्टेज के मैनुअल काम जो है वो रिप्लेस हो गए विद मशीन्स। और चौथा स्टेज जिसमें अब हम मौजूद हैं, ये इस वक्त, ये मिड 20th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। ये था इन्वेस्टमेंट एंड आउटसोर्सिंग के सारी चीजें अपने मुल्क में पैदा ना करो, बल्कि जहां आप समझते हैं कि जो इनपुट सस्ती हैं, इंडस्ट्री को वहां ले जाए। या एक कोई मशीन है या एक प्रोडक्ट है, उसके मुख्तलिफ पुर्जे बनाने हैं, तो जिस जिस मुल्क से सस्ता पुर्जा बनता है वहां से बनवाएं। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो ये है इन्वेस्टमेंट आउटसोर्सिंग फेज। ये इसमें से अभी हम जा रहे हैं। इसी को दूसरा नाम हमने दिया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। दिस इज द प्रेजेंट फेज नाउ। अब इस फेज में जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का फेज है या इन्वेस्टमेंट और आउटसोर्सिंग का फेज है, इसमें दुनिया का वो मुल्क तरक्की करता है जो ऐसा कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे जो दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर ले, जो आउटसोर्सिंग अट्रैक्ट कर ले और इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाए, वो सरवाइव करेगा। व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान, इस पर तो मैं बाद में बात करता हूं। इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से, इस इन्वेस्टमेंट और आउटसोर्सिंग के फेज से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसने उठाया? चाइना ने उठाया। चाइना ने जो तरक्की की उसकी अपनी कंपनियों की वजह से नहीं की, सारी दुनिया की कंपनियां शिफ्ट हो गई। उसने वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि उसने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर लिया। उसने जापान से अट्रैक्ट कर लिया, यूरोप से कर लिया, इवन अमेरिका से कर लिया। उन सारी की कंपनियां चाइना में चली गई। और फिर उसके बाद दूसरा बड़ा फायदा इंडिया ने उठाया, और इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और जापान दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में नाकाम हुआ, लिहाजा 2010 में तीसरी बड़ी इकोनॉमी के लेवल पर चला गया, एंड गिविंग वे टू चाइना टू कैप्चर द सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इकोनॉमी इन 2010। फिर जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान ने देखा कि ये तो तरक्की करना मसला ही कोई नहीं है, यू क्रिएट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, ease of doing business, give them political stability, rules and regulation governing foreign trade and investment must be conducive and friendly and attracting, तो दुनिया की कंपनीज आपके पास आ जाएंगी। तो फिर आसियान ने सबसे पहले इसमें एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, जिसमें वियतनाम इज कमिंग अप, Thailand is coming up, Malaysia is coming up, Singapore has already become a welfare state, and Indonesia is also emerging. इस तरीके से आसियान के कई ममालिक ऊपर उठ रहे हैं। आता है अब कि ये जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड था, अपॉर्चुनिटी सबके लिए थी, वो कंपनीज में कोई बायस नहीं था, वो सिर्फ देख रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है। पाकिस्तान फेल्ड टू कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटी। वाई? यही सबसे बड़ा सवाल है।
बेशुमार आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बेशुमार लोगों के तबसरे हैं इस पर। मैं बताऊं, दो चीजों ने पाकिस्तान को इस बड़ी अपॉर्चुनिटी से महरूम रखा। क्या? एक, करप्ट प्रैक्टिसेस, नंबर दो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो, आए दिन हुकूमतें बदले, और उनके जो कवानीन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उनमें कंटिन्यूटी ना हो, कंसिस्टेंसी ना हो, एंड दे कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ये किस तरह का मैसेज देंगी बाहर की कंपनीज को कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट? वो बिल्कुल हमारे साथ ही इंडिया उनको मौजूद था, दे शिफ्टेड एंड दे प्रेफर्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अब ये वो बेशुमार तरीके इख्तियार कर रहे हैं कि आईएमएफ से ऐसी डील करनी चाहिए, आईएमएफ से वैसी डील करनी चाहिए, सऊदी अरेबिया से कैसे पैसे खींचें, चाइना को कैसे रिक्वेस्ट करें, टर्की को कहें तुम दे दो, मलेशिया को कहें तुम दे दो। जो असल चीज है, जहां से इकोनॉमी ने उठना है, ये तो वो है ना, एक बंदे ने कोई रोटी पानी चलानी है तो चंद दिन के लिए किसी ने कुछ पैसे भेज दिए, को आटा भेज दिया, किसी ने चीनी भेज दी, किसी ने घी भेज दिया, तो आपके 4 दिन चल जाएंगे। लेकिन परमानेंट ग्राउंड्स पर आप इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे? ये तब चला सकते हैं जब सेल्फ सस्टेनिंग ग्राउंड पर आपकी इकोनॉमी ना उठे, आप खुद पैसा जनरेट करने की पोजीशन में ना आए। ये तो लोन ले रहे हैं ना, जो लोन लिए जाते हैं उन्हें तो रिटर्न करना पड़ता है, और रिटर्न भी विद इंटरेस्ट करना पड़ता है। और वो जो आपके पास असल जर कैसे कहां से लाएंगे? वो तो आपने खा लिया, इस्तेमाल कर लिए, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने देना है, कहां से लाएंगे? रिजल्ट क्या होता है? हमारे जैसे मुल्क की इकोनॉमी पर जो फॉरेन डेट है, ये पाइल अप होता जाता है, वक्त के साथ इंक्रीज होता जाता है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें कि कभी ये लोन नीचे को आया है? जो भी टोटल डेट है उसकी मिकदार में कमी आई है कि बढ़ते गया है? ये इस बात का सबूत है कि हमारी इकोनॉमी इन डॉल्ड्रम्स रही है ऑलवेज, एंड ऑल द गवर्नमेंट्स हु रूल दिस कंट्री दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज वो एक ही दावे के साथ इक्तदार में आती हैं कि हम करेंगे इकोनॉमिक हाउस को इन ऑर्डर, हमें इक्तदार दो, हमें करेंगे। या ये समझ नहीं है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे खत्म किया जाए, और इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस को, जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए कि मुल्क के इदारे काम करें। और किसको नहीं मालूम कि रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं? या तो ये है ना कि दुनिया में किसी ने तरक्की करके ना दिखाई हो, या वेस्ट खुद इनके सामने बेशुमार मॉडल हैं, ओईसीडी के 34 ममालिक हैं, दुनिया के वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहां हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे करते धरते, ये सारे के सारे बेशुमार दौरे करते हैं उन मुल्कों के, उनका एजुकेशन सिस्टम देख कर आते हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम देख कर आते हैं, उनकी पुलिस सेटअप को देख कर आते हैं, इनको ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को देख के आते हैं, उनके प्लानिंग कमीशन को देख कर आते हैं, सब कुछ देखते हैं। व्हाई दे कांट इंप्लीमेंट दैट? इसको क्राइसिस ऑफ इंटेंशन, क्राइसिस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म, जो भी आप नाम दें, उस क्राइसिस का ये शिकार है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल। और फिर क्या है? फिर ये बैगर्स हो जाते हैं, और बैगर्स कांट डिक्टेट टर्म्स, और फिर ये इनकी सॉवरेनिटी भी एट स्टेक हो जाती है। फिर इनको डोनर्स डिक्टेशन देते हैं, वो कहते हैं अपने मुल्क की पॉलिसी ऐसे चलाओ, अपने मिलिट्री सेटअप को ऐसे चलाओ, इसको कम करो, अखराजात को कम करो, एटॉमिक आर्सेनल बनाने की जरूरत नहीं है। जो पैसे दे रहा है वो आपको क्या 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 चीजें नहीं कहेगा। अब ये जिम्मेदारी हमारी है, और हम कसूरवार हैं, और जो मैं बताऊं, जो गलती करता है वो भुगतता है। ये नेचर के असूल है। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इनको समझ में नहीं थी, इनको सब समझ है। थर्ड वर्ल्ड के हुक्मरानों की तरह हम भी एक हुक्मरान हैं। जहां थर्ड वर्ल्ड का एक ही अलमिया होता है, इनके हुक्मरान अमीर होते जाते हैं, मुल्क और अवाम गरीब होते जाते हैं। अगर आप मुझे 75 साल की तारीख को 2 अल्फाज में बयान करने के लिए कहें, तो मैं यही कहूंगा कि इस मुल्क के हुक्मरान जितने भी आए,
वो बहुत अमीर हो गया, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार हो गया, लेकिन मुल्क की हालत ये है कि इसके टोटल फॉरेन रिजर्व्स इस वक्त जस्ट $3 बिलियन है। हमारे साथ भारत है, उसके फॉरेन रिजर्व जो हैं $560 बिलियन हैं। और बांग्लादेश, वो अगरचे मुआशी मसाइल में कदरे गिरफ्तार है, लेकिन उसके फॉरेन रिजर्व $30 बिलियन हैं आज की तारीख में।